तो कुछ डेफिनेशन है जिसमें है स्ट्रेस। स्ट्रेस वो नहीं है जो मानसिक परेशानी होती है इंसान को। मट ये अपन जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इसमें स्ट्रेस अलग चीज़ है। ये है रिएक्शन फोर्स पर यूनिट एरिया। रिएक्शन फोर्स क्या है ये आपको नहीं पता तो पिछला वाला लेक्चर आपको सुनना पड़ेगा क्या है उसमें। दूसरा आता है स्ट्रेन। स्ट्रेन है बॉडी के ऊपर बाहरी फोर्स लगाया तो उसकी लेंथ चेंज हो गई। तो कितनी लेंथ चेंज हुई तो ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसके ऊपर बाहरी बल कितना लगाया, और इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी। तो चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ, इसका फॉर्मूला मैंने बताया भी था, डेल एल अपॉन एल। तो इसको क्या बोलेंगे, डिफॉर्मेशन। डेल एल क्या है, डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ। जब भी ये पर यूनिट लेंथ आता है मतलब एल से भाग देना है। स्ट्रेस पर यूनिट एरिया है ना, तो एरिया से भाग देना है, काय में, बल में, या रिएक्शन है तो आर लिख सकते हैं। जिस प्रॉपर्टी की वजह से मटेरियल इलास्टिक होता है, जिसकी वजह से ऐसा जादू हो जाता है कि मटेरियल को आप मोड़ दो और छोड़ दो तो वापस अपनी पुरानी शेप में आ जाता है। जैसे चिमटा, चिमटे से रोटी अपन पकड़ के ऊपर नीचे करते हैं ना, तो ऐसा होता है क्या, चिमटे को आपने दबाया और फिर छोड़ा तो चिमटा वापस खुलता नहीं, ऐसा नहीं होता ना, चिमटा वापस पहले ऐसा हो जाता है ना। वो इस वजह से है क्योंकि जिस धातु का वो बना है चिमटा, वो धातु में के अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि यह वह प्रॉपर्टी है मटेरियल की जिसकी वजह से वो अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेता है, वापस हासिल कर लेता है, आफ्टर रिमूविंग एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी बल को हटाने के पश्चात। बहुत सिंपल है, पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए अजीब लगेगा, कठिन लगेगा। तो अब ये आ जाता है, जैसे इलास्टिक है ऐसे ही प्लास्टिक है। प्लास्टिक में मटेरियल को डिफॉर्मेशन करने के बाद मटेरियल वापस अपनी पुरानी पोजीशन में लौट के नहीं आता है। जैसे कि आटा, जैसे कि मावा, मावा का लड्डू बना के उसे दबा दें और बर्फी बना दें और हाथ हटाते से ही वो वापस लड्डू नहीं बनता, वो चपटा कर दिया तो चपटा ही रह जाता है। तो ऐसे कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें बाहरी बल हटाने के बाद अपनी पुरानी पोजीशन पे लौट के नहीं आता है। तो वैसी डेफिनेशन है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मटेरियल की ये वह प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच, जिसकी वजह से देर इज नो रिकवरी, देर इज नो रिकवरी, समझते हो ना शब्द, ऑफ डिफॉर्मेशन, जो भी उसके अंदर शेप में बदलाव आया उसकी रिकवरी नहीं हो पाती। कब, आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी बल हटाने के पश्चात। ये है डेफिनेशन प्लास्टिसिटी की। जो मटेरियल के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है उस मटेरियल को बोलते हैं प्लास्टिक मटेरियल। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के भी कुछ प्रकार होते हैं। एक होता है डायरेक्ट स्ट्रेस, तो दूसरा क्या होगा, इनडायरेक्ट स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस कुछ इस प्रकार से है जैसे किसी का आपसे डायरेक्ट झगड़ा हो गया, वाद विवाद हो गया, बहस हो गई, तो डायरेक्टली कोई फोर्स लग रहा है मटेरियल के ऊपर, उसकी वजह से स्ट्रेस डेवलप हुई है। जो विरोध डेवलप हुआ है उसकी में विरोध पर यूनिट एरिया को निकालेंगे तो स्ट्रेस आ जाएगी। तो जिस वजह से स्ट्रेस डेवलप हो रही है उस वजह से इनकी श्रेणी बन रही है कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो डायरेक्ट स्ट्रेस किन किन वजहों से हो सकता है, एक तो टेंशन फोर्स लगाया तो टेंसाइल स्ट्रेस हो सकती है। हाँ, टेंशन ही लिख देता हूँ मैं, टेंशन फोर्स लगाया, कंप्रेशन फोर्स लगाया, और एक हो सकती है शियर स्ट्रेस।
अगर ये एक मटेरियल है, इसके ऊपर 90 डिग्री पे, सरफेस के 90 डिग्री पे अगर बल लगाया तो इसे कहते हैं एक्सियल बल या नॉर्मल फोर्स। और अगर ये जो सरफेस है इसके समानांतर, इसके जीरो एंगल पे लगाया है बल इसके सरफेस पे, तो इसे कहते हैं शियर फोर्स, है ना। इनडायरेक्ट स्ट्रेस के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि बेंडिंग की वजह से हो सकती है वो स्ट्रेस, या फिर टॉर्शन की वजह से हो सकती है। बेंडिंग की वजह से कैसे होती है, अगर ये कोई बीम है या कोई लकड़ी का टुकड़ा है, इसको आपने बल लगा के ऐसा मोड़ दिया, तो होता यह है कि जो इसकी सेंटर लाइन है उसकी जितनी भी लंबाई है वो यहाँ पे मेंटेन रहती है, उतनी ही लंबाई, अच्छा, उतनी ही लंबाई यहाँ पे भी रहती है सेंटर की, जितनी लंबाई यहाँ पर रहती है। बस फर्क ये हो जाता है, जो सबसे नीचे वाला फाइबर है और अगर इस प्रकार से मोड़ा है तो यहाँ पे थोड़ी सी लंबाई कम हो जाती है, और ये वाला जो हिस्सा है ये थोड़ा सा खिंच जाता है। जैसे आप कभी किताब मोड़ के देखना, तो जब आप इसको ऐसे मोड़ते हो तो दिक्कत क्यों आती है, यहाँ के जो पन्ने वो खिंचते हैं और यहाँ के दबते हैं, तो वो कठिन होता है उनका लंबाई चेंज करना, तो ये होता नहीं है। ये तो कोई दबने के कारण ये ऐसे फूल गए। तो अगर इस प्रकार का मोड़ा गया है मटेरियल, तो ऊपर के साइड टेंशन होता है, नीचे की साइड कंप्रेशन होता है। कंक्रीट टेंशन में बहुत वीक होता है, क्योंकि वो पत्थरों को सीमेंट से चिपका के बनाया गया है। पत्थरों को, अगर इनके समूह को, पत्थरों के समूह को दबाया जाए तो ये लोग सहन कर लेते हैं, लेकिन अगर इन्हें खींचा जाए तो ये बिखर जाते हैं। तो वहाँ पे काम आता है स्टील। स्टील का सरिया टेंशन की तरफ अगर डाल दें तो जो टेंशन वाला बल है, फोर्स है, उसे ये रेनफोर्समेंट सहन कर लेता है। इस प्रकार से ये कंक्रीट की मदद करता है। यहीं से शुरू हुआ था कि कंक्रीट काफ़ी नहीं है, उसमें रेनफोर्समेंट भी डालो। इसको बोलते हैं इंग्लिश में रेनफोर्समेंट। मिलिट्री में कोई बटालियन थक जाती है तो उसको रेनफोर्समेंट भेजा जाता है, मतलब उसकी मदद के लिए एक और आर्मी की टुकड़ी भेजते हैं, ऐसा बोलते हैं रेनफोर्समेंट। मदद, खाना पीना है, गोला बारूद सब भेजा जा रहा है, मदद भेज रहे हैं, रेनफोर्समेंट सप्लाई होता है। टॉर्शन में क्या रहता है, अगर किसी मटेरियल का एक ऐसा आपने बनाया और इस हिस्से को आप ऐसे घुमाने का फोर्स लगा रहे हो, और यहाँ पे इसको एकदम चिपका रखा है बढ़िया फेविक्विक से, हिलेगा नहीं यहाँ पे ये। तो क्या होता है, इसके ऊपर अगर कोई लाइन बनी हुई है तो फोर्स लगाने के बाद वो लाइन ऐसी हो जाएगी, वो घूम जाएगा। इसको अगर आप यहाँ सामने से देखो तो पहले बीम ऐसी है, ये फोर्स लगाने के बाद ये बीम ऐसी घूम जाएगी, ये वाला हिस्सा। तो ये जो थोड़ा सा है कि एंगल का जो चेंज हुआ है, इसमें एंगल का चेंज देखा जाता है, इसकी वजह से इसमें शियर स्ट्रेस डेवलप होती है। तो ये इनडायरेक्ट है, ये दोनों इनडायरेक्ट स्ट्रेस होती है। और तीसरा होता है इनका कॉम्बिनेशन। ना, इसको बोलेंगे कंबाइंड स्ट्रेस, कंबाइंड स्ट्रेस। ये पहले लिखना था, ये इधर लिखना था कंबाइंड स्ट्रेस, ठीक है।